स्वागत है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की 6th क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, जानेंगे प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन, ओरिजिनल टेक्स्ट क्या था एंड 42nd अमेंडमेंट क्या चेंजेस आते हैं प्रीएम्बल में एंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल लेटर ऑन। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इसे 3 केसेस में मेजरली डिस्कस किया था, हम ये केस जानेंगे। उसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंड मेजर वर्ड्स sovereign, secular, socialist, democratic, republic, which gives justice, liberty, equality, fraternity। इन वर्ड्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल वॉज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये यूज हुआ था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेरिका कब इंडिपेंडेंट हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1776। तो ओरिजिनली सबसे पहले अमेरिका ने ये स्टार्ट किया था, प्रीएम्बल उन्होंने रखा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। लेटर ऑन ये वाली प्रैक्टिस बाकी कंट्रीज भी अडॉप्ट करती हैं। प्रीएम्बल को इंट्रोडक्शन या प्रीफेस कहा जाता है। हमारे एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड अ ग्रेट लॉयर नानी पालकीवाला ने प्रीएम्बल को कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नानी पालकीवाला की एक फेमस बुक है द कोर्ट रूम जीनियस। मैं सारे लॉ एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करूंगा या लॉ ग्रेजुएट्स को भी कि ये वाली बुक एक मस्ट है, आपको एक बार तो जरूर रीड करनी चाहिए, द कोर्ट रूम जीनियस। इसके अलावा प्रीएम्बल हैवीली बेस्ड है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसी के बेसिस पे हमारा प्रीएम्बल बना गया है। एंड लेटर ऑन प्रीएम्बल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए जाते हैं जो कि थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। दीज 3 वर्ड्स आर एडेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए आगे देखते हैं। What are the major ingredients of the preamble? प्रीएम्बल के 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से डराइव करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसमें वो वैल्यू कहाँ से आई है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सारी पावर डराइव करता है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारी पब्लिक है। इसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर कैसे होगा कि जैसे नॉर्मल पब्लिक हम देखते हैं कोई शांत स्वभाव का है, कोई गुस्सैल इंसान है, वैसे इंडिया का नेचर क्या है? तो इंडिया का नेचर डिक्लेयर करता है प्रीएम्बल के अंडर, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पॉलिटी। थर्ड मेजर इंग्रेडिएंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, कि पब्लिक को जस्टिस मिले, उनके पास लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो एंड भाईचारे की भावना हो सभी के अंदर। एंड लास्टली डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को एंड एनफोर्स कब होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950 में। तो अडॉप्शन की डेट एंड एनफोर्समेंट की डेट दोनों डिफरेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट का जो चेंजेस आए, ये हमारा लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट के बाद का टेक्स्ट है प्रीएम्बल का एंड ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। एक बार रीड करते हैं, ये हर स्टूडेंट को एक बार रीड करना चाहिए कि प्रीएम्बल कहता क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens कि citizens के क्या पास होगा? जस्टिस होगा। जस्टिस कैसा होगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी किस टाइप की? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हर इंसान के पास आज़ादी रहेगी कि वो किसी फेथ में बिलीफ रख सकता है, उसके कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बट इस सब में भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि आप अपने लिबर्टी के अंदर किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं इक्वालिटी कि सारे सिटीजन्स के पास इक्वालिटी की होगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस and equality of opportunity to promote among them all. Later on, fraternity. Fraternity means brotherhood between the citizens of this country, assuring dignity of the individual and unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949,
वी डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने है, हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं एंड enact कर रहे हैं, ये हम खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। एंड 42nd अमेंडमेंट के बाद जो 3 चेंजेस आए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, वो हमारे इस वाले टेक्स्ट में आपको दिख रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिटेल में सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आपको ये तीनों टर्म याद रखने हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSDR। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? SSS, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, JLEF। तो आपको याद रखना है SSDR एंड JLEF। ये आपको एक्रोनिम के फॉर्म में आपको इसे याद रखना है कि क्या मेजर टर्म्स हैं। अब सोवरेन क्या होता है? सोवरेन बेसिकली मीन्स इंडिया इज नीदर ए डिपेंडेंसी और डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। दैट मीन्स इंडिया किसी भी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया खुद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद से एक्सरसाइज कर सकता है, जिसे कोई भी थर्ड कंट्री हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी और हम किसी के डोमिनियन भी नहीं है। दैट मीन्स हम किसी के अंडर में भी नहीं काम करते हैं। दैट मीन्स इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सो बेसिकली इंडिया के ऊपर ना कोई अथॉरिटी है, ना इंडिया के नीचे कोई अथॉरिटी है, और इंडिया फ्री है अपने सारे अफेयर्स अपने हिसाब से कंडक्ट करने के लिए। और बीइंग अ सोवरेन स्टेट, बीइंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी और सीड any part of its territory in favor of any other state। that means कि इंडिया किसी दूसरे स्टेट की टेरिटरी को अपना पार्ट भी बना सकती है या फिर अपना कोई पार्ट कट करके दूसरी कंट्री को भी दे सकती है। तो दैट मीन्स सोवरेन कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं हमारा प्रियम्बल का, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंटली प्रेजेंट नहीं था प्रियम्बल में, बट लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसे इंसर्ट किया गया है। बट सोशलिस्ट कैरेक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग से था, जो कि हम देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर, दैट इज DPSPs। DPSPs के अंदर इनहेरेंटली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, बट इम्प्लाइडली ये था कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। सो 42nd अमेंडमेंट के बाद हमने एक्सप्लिसिटली इसे मेंशन कर दिया अपने प्रियम्बल के अंडर। अगर देखा जाए, सोशलिस्ट का मीनिंग होता है स्टेट के जो रिसोर्सेज होंगे उसके ऊपर फुल्ली कंट्रोल होगा स्टेट का, एंड स्टेट अपने हिसाब से सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज करेगी एंड पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बट सोशलिस्ट में भी 2 टाइप की सोशलिज्म होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में हम देख सकते हैं चाइना का एग्जाम्पल, बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हम देख सकते हैं इंडिया का सोशलिज्म। बट 1991 के बाद जो हमारा सोशलिस्ट कैरेक्टर है ये थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब हम फुल्ली सोशलिस्ट नहीं थे, हम पार्टली अब कैपिटलिज्म की तरफ भी मूव कर रहे थे। 1991 में जो हमारी LPG पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कि जहां पे हमने प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी फंक्शनिंग के लिए, तो इंडिया वर्क करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बेसिस पे। दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कैन को एग्जिस्ट, की साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि आपको कहीं पे भी जाना है, आपको पेट्रोल खरीदनी है, तो आप रिलायंस के पेट्रोल पंप से भी पेट्रोल खरीद सकते हैं। वहीं पे जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन पेट्रोलियम, वहाँ से भी आप पेट्रोल ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। इंडिया धीरे धीरे मूव करता है वेलफेयर स्टेट की तरफ। वेलफेयर स्टेट बेसिकली मीन्स कि इंडिया विल वर्क ऑन द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, कि सारे सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे, पॉवर्टी को एंड करेंगे, इग्नोरेंस नहीं होगी, डिसीजेज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो हम वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं और इंडियन स्टेट वर्क करता है वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल्स पर। चलिए आगे देखते हैं सेकुलर।
सेकुलर वर्ड भी हमारा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1976। काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इसी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एंड काफ़ी केसेस में चैलेंज भी किया गया कि सेकुलर टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, तो फिर से ऐड करना गलत है, बट Supreme Court said that कि secular state were not expressly mentioned in the constitution, but there can be no doubt that constitution makers wanted to establish such a state, and accordingly starting से ही section article 25 से 28 तक which says as guaranteeing the fundamental right to freedom of religion, जो कि हमारे constitution में starting से ही included थे, and India follow करता है positive concept of secularism। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या होता है कि जहाँ पे स्टेट किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं करता है, वो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है एंड सभी इस रिलीजन्स का सेम स्टेटस रहेगा फ्रॉम द साइड ऑफ स्टेट एंड टू इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। किसी भी एक रिलीजन को स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। एंड वहीं पे हम देखते हैं जैसे ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे स्टेट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, एंड अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं पाकिस्तान जिनका स्टेट रिलीजन है इस्लाम, बट इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन है नहीं, इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ ओपिनियन चॉइसेस ऑफ द पब्लिक ऑफ द कंट्री। पीपल्स डिसाइड करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मेजर पावर होल्ड करती है सुप्रीम पावर बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया फॉलो करता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, कि हम यहाँ पे चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी लोकसभा है, राज्यसभा में हमारे ओपिनियंस, हमारी चॉइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ बनाते हैं पब्लिक के लिए। सो इंडिया फॉलोज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड। एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर भी 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। इनके बेसिस पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। हम जब डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे आगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में, तब डिटेल में रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट को डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप जैसे जानते होंगे कि नॉर्मली हम अपने एमपी या फिर एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चूज करते हैं, उन्हें वोट करते हैं, फिर वो इलेक्ट होके जाते हैं हमारे लोकसभा में या विधानसभा में, वहाँ पे पब्लिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इंडिया यूज करता है, फंक्शन करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बेसिस पे। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो कि है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रहता है। इंडिया में भी प्रेसिडेंट है बट मेजर पावर्स रहती हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के पास में। चलिए आगे देखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक बेसिकली मीन्स स्टेट इज अ public matter. It is not a private opinion or private property of any person. So, रिपब्लिक में इंडिया अपने हेड को खुद चूज करता है, ठीक है। एंड वहीं पे मोनार्की क्या होती है? मोनार्की में किंग और क्वीन रूल करते हैं स्टेट को, एंड दे एंजॉय अ हेरिडेटरी पोजीशन। दैट मीन्स किंग या क्वीन की डेथ के बाद उन्हीं की फैमिली से ही नेक्स्ट किंग या क्वीन इलेक्ट या चूज किया जाएगा। एंड बाय सक्सेशन ये चीज़ चलती रहती है। हम ब्रिटेन में देख सकते हैं मोनार्की है, बट इंडिया में क्या है? रिपब्लिक, वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इन यूएस और इंडिया। एंड रिपब्लिक में 2 और चीज़ें होती हैं। फर्स्टली पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग, की पॉलिटिकल सोवरेनिटी रहेगी कि यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाएगा। सेकेंडली एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, की किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, एंड सारे पब्लिक ऑफिसेस ओपन हैं सारे सिटीजन्स के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। चलिए आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। जस्टिस। अब
प्रियम्बल में मेंशन किया गया है जस्टिस के बारे में। अब जस्टिस 3 टाइप का होता है। जस्टिस को देखा गया है कि सबके पास सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अब जस्टिस है 3 टाइप का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एंड हम इसे देख सकते हैं काफ़ी प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्टली, सोशल जस्टिस मीन्स कि सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा विदाउट सोशल डिस्टिंक्शन, कि सोशल किसी बेसिस पे, फॉर एग्जांपल कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन या सेक्स के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी भी पर्सन्स को। सेकेंडली, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल, की पब्लिक के बीच में कोई सा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। इट इन्वॉल्व्स the elimination of glaring inequalities in wealth and income and property, की inequalities को खत्म किया जाएगा। and combination of social justice and economic justice is known as distributive justice। चलिए लास्ट जस्टिस हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स कि सभी लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, इक्वल एक्सेस होगी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए और इक्वल वॉइस होगी गवर्नमेंट चूज करने के लिए, कि सभी के पास राइट्स हैं, वो इलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं या फिर कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन में। सो दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। हमने आइडियल्स लिए हैं जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं अब लिबर्टी। The term liberty means absence of any restraint on the activities of individual, कि हर पर्सन के पास लिबर्टी होगी ऑफ थॉट, कि वो अपने विचार प्रकट कर सकता है, वो अपनी चॉइसेस से फेथ चूज कर सकता है या वर्शिप कर सकता है किसी भी रिलीजन को। सो हमारा प्रियम्बल एंश्योर करता है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू फंडामेंटल राइट्स विच आर क्लियरली एनफोर्सेबल इन कोर्ट, कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है एंड उसे फॉलो नहीं करने दिया जाता है बाय अ प्राइवेट पर्सन और अ पब्लिक पर्सन, ही कैन फाइल अ केस इन कोर्ट फॉर हिज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा लिबर्टी के जो थॉट्स हैं हमारे प्रियम्बल में लिए गए हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं इक्वालिटी। द टर्म इक्वालिटी मीन स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे किसी भी सेक्शन या सोसाइटी के पास, सभी को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब इक्वालिटी के प्रोविजंस हमारे फंडामेंटल राइट्स में हैं जो कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 आप देख सकते हैं। सो ये सारी इक्वालिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं सभी सिटीजन्स को। अब लास्ट पॉइंट हम अपना डिस्कस कर लेते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बेसिकली मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि सभी में भाईचारे का भावना होगी एंड इसी को प्रेजेंट किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मेंशन किया गया है, दैट इज इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, कि वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी लैंग्वेज बोलते हों या कहीं पे भी रीजन में रहते हों, कि वो इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी रखेंगे, कि भाईचारे की भावना रहेगी, कि वो एक दूसरे के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। एंड लास्टली अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी, अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ये मेंबर थे, जिन्होंने कहा था कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली एंश्योर्स मटेरियल बेटरमेंट and maintain a democratic setup, but that it also recognizes that the personality of every individual is sacred. Further, the phrase unity and integrity of the nation embraces both psychological and territorial dimensions of national integration. इसी को आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, कि एक क्लियर कर देता है कि किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने किसी भी पार्ट को कट करें या नई कंट्री बना सकें। दैट मीन्स इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन and it aims at overcoming hindrances to national integration like communism, regionalism, casteism, linguism और sectionism, कि ये सारी चीज़ें हमारे स्टेट में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे
कि वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और जो 3 मेजर केसेस थे री वेरुवारी ऑफ इंडिया एंड केशवानंद भारती में कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल का नेक्स्ट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम मेजरली इन 3 केसेस को डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में जानेंगे। थैंक यू।